हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू लगातार इस सेशन पर इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं। तो लगभग ये 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। लो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरा क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है। उसका नोटिफ़िकेशन आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इस जो बुक आपको सामने दिख रही है, इस बुक को कंप्लीट किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो यूट्यूब चैनल है, ये केवल आप लोगों के लिए है। इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सेगमेंट चलाए जाते हैं, इस पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वन डे का एग्ज़ाम हो, चाहे एआरओ का या आरओ का हो। ठीक है दोस्तों? बस आप लोगों की डिमांड से ये कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं, इस बुक को पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है? तो कल 2 क्लास हो गया था, आज इसी के साथ तीसरा क्लास है। अगर आप लोगों ने अगर तैयारी तैयारी भले की अगर दोस्तों पीवाईक्यू नहीं की है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पीवाईक्यू के बिना हमें जाना ही नहीं है। जब तक पीवाईक्यू नहीं कर लेंगे तब तक सिलेक्शन ही नहीं होगा। कहीं न कहीं आप द 2, 4, 10 नंबर से लैग कर जाएँगे, ठीक है? तो पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी था, तो पीवाईक्यू को हम सोचे कि पूरे प्लेलिस्ट बना दें अलग-अलग सब्जेक्ट का। तो हम इसी के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू करा रहे हैं और यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस जाके सर्च करना, वहाँ पे सबकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गँवाए। पिछले वीडियो में 40 नंबर तक हो गया था, यहाँ हम 41 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन के द्वारा हुआ था, अर्थात किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से हुआ था। 1892 अधिनियम के अकॉर्डिंग ये हुआ था। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या भी साथ में देखें, क्योंकि व्याख्या से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन होता है वो व्याख्या बन जाता है, और जो व्याख्या होता है कभी-कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो कह रहा है कि भारत के चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन भारत के परिषद अधिनियम 1892 के दौरान हुआ था। इसी अधिनियम के परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने के लिए प्रश्न तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। अर्थात कह रहा है कि 1892 वह अधिनियम है जिसपे भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने के लिए और अ, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। विधानमंडलों की शक्तियाँ बहुत सीमित थी। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था पहले, ठीक है? आइए 42 नंबर पे चलते हैं। 42 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रशासन के विषय को 2 श्रेणियों और केंद्रित और प्रांतीय में वर्गीकृत किया गया है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1919, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों? तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रशासन के विषय को 2 श्रेणी यानी प्रांतीय और केंद्रीय में बाँट बाँट दिया था, यानी वर्गीकृत कर दिया था। इस अधिनियम के आगमन के दौरान लॉर्ड मॉन्टेगू भारत के सचिव पद पे तैनात थे, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय के रूप में तैनात थे, ठीक है? दोनों ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर कह रहा है कि भारत में दुशासन या द्वितंत्र की अवधारणा का प्रथम प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू फोर्ड। जो आपने क्वेश्चन पूछा, बस क्वेश्चन पूछने का डायरेक्शन अलग है, बाकी टॉपिक वही था। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उस सभी भाई-बहन के पास पहुँचे जिसके पास बुक या कोर्स खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, थोड़ा-सा दिक्कत होती है, आर्थिक स्थिति होती है। तो इसलिए सभी इस चैनल को इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है कि उन सभी भाई, दोस्त, बहन के पास पहुँचे जहाँ पर ना पहुँचा जा सके, वहाँ पर भी इसको शेयर करिए। ताकि उनके लिए कोई बाधा ना बने कि पैसे की वजह से कोई एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है? तो मैं यही सब ध्यान ध्यान रख कर के इस चैनल को खड़ा किया हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो आगे भी इसको बहुत बड़ा चैनल बनाया जाएगा, और कितना भी बन जाए तो ये सब आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है। एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा, चाहे इस पे जो भी कोर्स कराया जाए। ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? और आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग जितना फीडबैक देंगे उतना हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, उतने अच्छे से हम काम कर पाएँगे। ठीक है? तो आइए कह रहा है कि भारत में दुशासन तंत्र या अवधारणा के प्रथम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। द्वैध शासन के प्रतिपादक लियोनल कार्टियस थे। द्वैध शासन के प्रतिपादक थे कौन थे दोस्तों? लियोनल कार्टियस थे। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को लागू किया गया था, जिसके अनुसार प्रांतों में
द्वैध शासन स्थापित हुआ था। मार्ले-मिंटो सुधार 1919 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जो मार्ले-मिंटो सुधार था, वो उसको 1919 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। साइमन कमीशन भारत में 28 यानी 1928 में आया था। साइमन कमीशन जब आया था, कब आया था दोस्तों? 1928 में आया था, जिसमें उसको विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय जी थे और भी सारे लोग थे, जिसमें लाला लाजपत राय जी को लाठी पुलिस की लाठियों से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है? आइए 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा भारत सरकार के 1935 अधिनियम के अंग नहीं है? अर्थात कह रहा है कि 1935 जो अधिनियम है उसका अंग कौन-सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन का समापन और प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना। इसकी व्याख्या देखिए कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रावधानों से प्रमुख था कि प्रांतों में 1919 के अधिनियम से लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू थी। अर्थात कह रहा है कि 1919 अधिनियम को 1935 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। कहाँ? प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था, जबकि केंद्र में अभी भी व्यवस्था लागू थी। ठीक है? आगे कह रहा है कि 1935 के उक्त अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से अन्य प्रावधान किए गए थे। क्या? नंबर 1 कह रहा है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी और प्रांतों की स्वायत्तता की गई थी और संघीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ठीक? उसके बाद चलिए देखते हैं 45 45 क्या कह रहा है? 1919 भारत सरकार अधिनियम किससे संबंधित है? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ये है ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय परिषद में चुनाव को अनुमति देता है। ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है कि 1919 भारत सरकार के कानून जिसे मांटेगी चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है के द्वारा प्रांतीय परिषदों में चुनाव की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर के परिषद में था, जबकि सलाह पर अच्छा गवर्नर अपनी परिषद की सलाह पर करता था और जबकि हस्तांतरित विषयों को गवर्नर प्रांतीय मंत्रियों की सलाह से लागू करता था। ठीक है? इसी कारण प्रांतीय परिषदों में निर्वाचन की अनुमति दी गई। दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इसमें देख रहे होंगे कि इसमें पेन चली हुई है, ऐसे हाइलाइट बना है। तो इसलिए मैं इसको पहले ही मैं इसको थोड़ा-सा हाइलाइट पोर्शन कर दिया हूँ ताकि आप जब इसको आप पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से तो आपका जो माइंड है ना सीधे उसी पे क्लिक करेगा जहाँ पर ये अंडरलाइन की गई है, ना कि इधर-उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मतलब लाइन टू लाइन। तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहेगा क्योंकि ये जब मैंने पेन से अंडरलाइन कर दिया है तो आपका ध्यान सीधे वहीं पे जाएगा। ठीक है दोस्तों? 46 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। हम पर थोपा गया है सॉरी ये कह रहा है कि 1935 का एक नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ-कुछ लोकतांत्रिक दिखता है परंतु अंदर से बिल्कुल क्या है दोस्तों खोखला है। यह कथन किसने कहा था? चलिए देखते हैं भाई किसने कहा था? ए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों क्या होगा? अरे यार लगता है क्वेश्चन मिस हो गया दोस्तों। अ, 46 के बाद सीधे 49 पे आ गया। मुझे लगता है कि एक आध 2 क्वेश्चन मिस हो गए हैं दोस्तों, मैं उसको अगले पीडीएफ में जोड़ दूँगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा तो उसमें जोड़ दूँगा, ठीक है दोस्तों? फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है? जवाहरलाल जी, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें कही थी। चलिए आगे देखते हैं, सीधे अब 49 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन-से थे? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? कौन-सा था? कोलकाता था, बॉम्बे था और मद्रास था। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बम्बई बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। इसके आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तो कह रहा है कि भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? जोतेदार किन्हें कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसे कहा जाता है कि वे समृद्ध किसान थे। किसानों को ही तो जोतेदार कहा जाता है, जो कृषि करते हैं, हल चलाते हैं, उन्हीं को तो कहा जाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार समृद्ध किसानों, अमीर किसानों का वर्ग था। वे विभिन्न क्षेत्रों में हवलदार हवलदार, गड़ितदार और बरगददार
और मंडल के रूप में जाने जाते थे। अस्थायी बंदोबस्त के दौरान जमींदार और जोतदार ग्रामीण वर्ग रचना संरचना के शीर्ष स्तर का गठन करते थे। इन दोनों के बीच भूमि का काश्तकारी अधिकार वाले आत्मनिर्भर किसान थे। दोस्तों वीडियो को शेयर करना प्लीज़। जितना शेयर करेंगे, जितना वीडियो आगे जाएगी, उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है कि जितके जिसके हिसाब से आपका फीडबैक रहता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बॉम्बे और मद्रास के 1820 के अंतर्गत सरकार और कृषक के मध्य प्रत्यक्ष समझौता को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है दोस्तों? जरा हम व्याख्या पे नजर डालें। व्याख्या से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों? कह रहा है कि 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुंड्रो द्वारा प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी भू-राजस्व व्यवस्था। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रैयतवाड़ी भू-राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको याद रखना है कि टॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। ठीक है? कहाँ का? मद्रास और बम्बई, असम के कुछ भागों में भी लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जाधारी अधिकार दिए गए थे। वे व्यक्ति वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करते थे। अर्थात रैयतवाड़ी में जो ज़मीन थी उस पे मतलब किसानों का अधिकार हो गया था। फिर भी जो कर लेते थे उनमें से स्वयं सरकार को देना पड़ता था। ठीक? 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ब्रिटिश उपनिषेध का व्यापारिक चलन कब से कब था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 सेकंड यार। इसका आंसर हो जाएगा 1757 से 1813 तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? इसका भी मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन मिस है। इसका भी पीडीएफ मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरी वजह से थोड़ा-सा सिली मिस्टेक्स की वजह से पीडीएफ बीच में जॉइन नहीं हो पाई है दोस्तों। फिलहाल आप इस क्लास को कर लीजिए, मैं पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से सभी मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से देख लेना प्लीज़। मैं थोड़ा-सा क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, कहीं न कहीं ह्यूमन नेचर है, थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। आइए डायरेक्ट चलते हैं 55 क्वेश्चन पे, 2-3 क्वेश्चन का गैप हो गया दोस्तों, आई एम सॉरी। फिलहाल मैं पीडीएफ में जो टेलीग्राम है पीडीएफ इसको मैं अपलोड करूँगा तो उसमें सब मैं अच्छे से जोड़ दूँगा, ठीक है दोस्तों? आइए कह रहा है कि देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश की समान संघ की नीति काल में थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 से लेकर के 1935 के बीच में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश की समान संघ की नीति 1858 से लेकर के 1935 के मध्य हुई थी। 1858 के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश के ताज के पास चला गया। इस प्रकार 1935 ईस्वी तक भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने की बात की गई थी या की गई। ये 56 नंबर कह रहा है कि 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक बनाया था और पहले ट्रेन चलाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई से या बॉम्बे से थाने तक चलाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड की रेलवे लाइन 1825 ईस्वी के पश्चात बिछाई जा रही थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके दोस्तों? डायरेक्ट पूछेगा कि ट्रेन का जो पटरी थी वो किसके काल में बिछाई गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा, ठीक है? क्योंकि इसी के काल में बिछाई गई थी। या भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी। जहाँ पहली ट्रेन चली थी। अगले ही वर्ष कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक रेलवे लाइन बिछा दी गई थी। दोस्तों बहुत लोगों को ये पता होगा 1853 और बॉम्बे से थाने तक, मुझे लगता है कि ये कोलकाता से रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। ये बहुत ज़्यादा फेमस थे दोस्तों, किसमें? औपनिवेशिक कार्य के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है व्याख्या में कह रहा है कि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास भारत के 19वीं शताब्दी पर शताब्दी के प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे। ठीक है? औपनिवेशिक शहर तो कौन-कौन से थे? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास थे। ये तीनों शहर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। कंपनी के एजेंट मद्रास में वर्ष 1635 से, कलकत्ता में वर्ष 1690 से रहने लगे, जिससे कंपनियां आसानी से अपना व्यापार तथा बम्बई में वर्ष 1616 से प्रशासन का कार्य करती थी। 58 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या करा है? यार इसमें भी थोड़ा सा मिसमैच है, क्या ही बताऊं यार।
कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं था? तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या ही बताया जाए? सॉरी यार, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई। 60 नंबर पे चलते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के शैक्षिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया था। दूसरा कह रहा है वुड्स विज्ञप्ति 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था या कहा जाता है। 1906 में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने वाला प्रथम भारतीय राज्य बड़ौदा था। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीनों सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है भारत के शैक्षिक इतिहास के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन-सा सही है? तो इसका आंसर आइए देखते हैं इसकी व्याख्या में। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा सभी शिक्षण संस्थानों में नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया था। शिक्षा की विशेष बल कौन दिया था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1902 में। विश्वविद्यालय का गठन कब किया गया था? 1902 में किया गया था। ठीक है दोस्तों? आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वुड डिस्पैच या वुड विज्ञप्ति की घोषणा 1854 में चार्ल्स वुड ने की थी। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसने भारत में अंग्रेजी अंग्रेजी के साथ-साथ देसी भाषाओं का अपनाए जाने का सुझाव भी दिया था। 1906 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ भारत के प्रथम शासक थे। उसके बाद कह रहा है कि जिन्होंने अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी, अर्थात कहा गया तीनों विकल्प सही है। ठीक है? आइए 61 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदू बनारस विश्वविद्यालय, जैसा कि आप सबको पता है, बीएचयू के नाम से जाना जाता है। उसकी व्याख्या कह रहा है कि 1916 में महामना पंडित मदन मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है? इस विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। इस विद्यालय के 2 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर वाराणसी में स्थित है, ठीक है? जिसकी भूमि काशी नरेश ने दान दी थी। किसने दिया था? काशी नरेश ने दान दिया था बनारस विश्वविद्यालय जो इस समय बना हुआ है। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्ज़ापुर में है। कहाँ दोस्तों? मिर्ज़ापुर जनपद में बरकछा बरकछा नहीं, बरकछा नामक जगह पर स्थित है। कहाँ पे? बरकछा नामक जगह पर स्थित है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन है। जी नहीं, बस इतना क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं थोड़ा-सा क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं 20-20 का क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया है। 20 कभी-कभी 25 हो जाएँगे, मगर इसमें थोड़ा-सा मुझे लगता है 1 आध 2 पीडीएफ एक 1 प्लस 1 यानी 2 दो 1 आध 2 पीडीएफ मुझे लगता है थोड़ा-सा सिली मिस्टेक से इसमें जॉइन नहीं हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन का गैप-गैप हो गया है। फिलहाल आप इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो के माध्यम से जो भी छूटा है क्वेश्चन उसको मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, ठीक है? टेलीग्राम का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डायरेक्ट वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? मैं वीडियो के साथ-साथ कोई भी बुक पढ़ाई जाएगी, कोई भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, वीडियो के साथ-साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ताकि आप वीडियो के माध्यम से वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ जाकर के देखें तो वो जल्दी चीज़ें और ज़्यादा कंठस्थ हो जाती है आपके माइंड में, ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, ठीक है? जितने भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं, जितनी भी अ परीक्षा आने वाली है जैसे टीआरई 4 हो गया, सीटेट हो गया और डीएसएसबी की उस क्लास पे वो जो चैनल था वो जिसपे मैंने केवीएस का क्लास लिया था, उस पे चल रहा है फिलहाल इस पे मैं प्रेज़ेंट में आरओ का क्लास ले रहा हूँ। ये जो पीवाईक्यू की बुक मैंने आपको आपके सामने रखी थी, ज़रा मैं दिखा दूँ एक बार फिर से। ये जो पीवाईक्यू की बुक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है आरओ के लिए। अगर अगर इस बुक को नहीं किए समझ लीजिए कुछ नहीं किए मेरे भाई, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरओ के दृष्टिकोण से, ठीक है? और भी सारी बुक थी मगर मैंने इस बुक को ही क्यों किया? क्योंकि इसमें इसमें टॉपिक वाइज़ दिया है, सब्जेक्ट वाइज़ तो दिया ही है, परंतु इसमें टॉपिक वाइज़ भी दिया है। तो इसलिए मैं इसको इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज़ तो हर किसी की बुक में रहती है, मगर जब टॉपिक वाइज़ रहेगा ना तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से कितनी बार पूछा गया है। ये बहुत ज़रूरी है टॉपिक फाइंड करना, क्योंकि सभी के पास जानते हैं कि हाँ, ये मोटा-मोटा सब्जेक्ट आता है, मगर उनको ये नहीं पता होता कि किस टॉपिक से कौन-सा क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन आए हैं। ये खोजने में मुझे लगता है कि बहुत लोग
नहीं खोज पाते हैं, इसलिए इसमें टॉपिक वाइज़ दिया है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं टॉपिक वाइज़ एंड सब्जेक्ट वाइज़ करा करके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, तो आपको कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप वन बाय वन आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये इस सेशन का तीसरा वीडियो था। बस कल ये लगभग सेशन डेली ही अपलोड हो रही है। सुबह आपको शाम को आपको 7 बजे ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों? और अपने तैयारी को बहुत बढ़िया से रखें, क्योंकि इस बार आरओ की जो तैयारी है आपको बहुत बढ़िया से करनी है, ठीक है? क्योंकि इस बार बच के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी मुझे लगता है 2-3 सालों में आती है और एक ही पेपर है, बस थोड़ी-सी टाइपिंग है। 25-25 मिनट वर्ड है, तो आप लोगों को इसमें इतना मेहनत करना है कि इसी पेपर में आप लोग सिलेक्शन ले लो। और ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, प्री-मेंस की ज़रूरत नहीं, बस प्री दो और टाइपिंग कर दो, बस सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? हाई कोर्ट में रुतबा तो जानते ही हैं आप क्या होता है, सैलरी से लेकर के हर चीज़, ठीक है? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, अच्छे से जानते होंगे, ठीक है? छुट्टी भी बहुत अच्छी होती है इसमें, सचिवालय तो मुझे बहुत अच्छा मुझे लगता है कि अ ऑफ़िस और आरामदायक जो जॉब है, मैं इसी को रेफ़र करता हूँ, जो आरओ की, चाहे सचिवालय का देख लो, चाहे हाई कोर्ट का देख लो, ठीक है? अपने टाइमिंग टू टाइमिंग रहिए और सैटरडे, संडे हॉलिडे है भाई, जिसका नज़दीक घर है वो शुक्रवार को आप शाम को जा सकता है, वो सैटरडे और शनिवार यानी रविवार को अपने घर बिता सकता है, मंडे को सीधे वापस अपने ऑफ़िस में जा सकता है या आ सकता है, ठीक है? तो इसमें छुट्टियाँ बहुत अच्छी है, तो आप लोग इसको इस बार चूकना मत, इसको अच्छे से तैयारी करिए और इस बुक को पूरी के एकदम अगर आपके टिप पे है तो आपका 70 से लेकर 80% 70 से लेकर के 80% क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाएँगे, ठीक है? 70 से 80% क्वेश्चन जो है, इस बुक से आपको देखने को मिल जाएँगे। बस एक बार विश्वास मान के इस बुक को कंप्लीट करिए, ठीक है? जो कि मैं काम करा रहा हूँ, मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, बस आप लोगों को केवल देखना है और अपने माइंड में कंठस्थ करना है, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अगले सेशन में कल फिर इसी के साथ 4th क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, धन्यवाद।